परशुराम सिंह जी कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर जी और रवि जी। नमस्कार परशुराम जी, कैसे हैं आप? और परशुराम जी ये भी कह रहे हैं कि आज रवि जी का मूड थोड़ा अच्छा है। तो आपके हाव भाव से जो है लोग आपके मूड का भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। पिछली बार इनको शायद कुछ ख़राब लग रहा था और इस बार इनको लग रहा है कि अच्छा है। चलिए परशुराम जी का भी प्रश्न लेंगे, लेकिन उससे पहले आदिल शाह जी का प्रश्न ले लेते हैं। और वो कह रहे हैं कि क्या इस समय जोमेटो को शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए लेना फ़ायदेमंद रहेगा? क्या रणनीति यहाँ पर होनी चाहिए? ज़ोमैटो में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से हमने देखा कि यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन आती हुई दिखाई दी। और आज हम देख रहे हैं 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर पिछले एक महीने की बात करें तो 18-19% शेयर चला भी है। देख सकते हैं आप चार्ट पे कि करीब 45-46 से जो है ये सीधे 77-78 रुपये तक गया था। अब सर क्या करना चाहिए? थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर है, क्योंकि आज की गिरावट को देखते हुए इनका ये मानना है कि क्या यहाँ पे खरीदारी अभी की जा सकती है क्या? शॉर्ट टर्म का इनका नज़रिया है और शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या टारगेट हो सकते हैं, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल मना करूंगा कि मत खरीदिए। 75 रुपए चल रहा है और ये 68 रुपीज के पास आता है तो आपको खरीदारी का मौका मिल सकता है। यानी कि यहाँ से अभी स्टॉक 7 रुपए और गिरने वाला है और यहाँ पे 80 का जो एक रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर पाना मुश्किल है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को बिल्कुल बाय करना नहीं चाहिए, वेट करना चाहिए। 68 के पास आने के बाद ही टेक्निकल लेवल्स क्लियर होंगे और शायद तब एंट्री या एग्जिट का मौका देखा जा सकता है। फिलहाल जिनके पास है उनको, अगर नीचे खरीदा है किसी ने 60, 65, 70 पे भी खरीदा तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि वो लेवल तो फिर आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि अगर प्रॉफिट बुक कर लें, अगर नीचे खरीदा है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से बचें। 68 आता है तो विपुल जी को फिर से याद करिए, मनी 9 को देखिए और अपना सवाल पूछिए। जी, तो अभी फिलहाल परशुराम जी रुक जाइए, काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। हाँ, गिर करके दोबारा 68 के आसपास आता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। जिन लोगों के पास है, पहले से जिन्होंने लेकर के रखा हुआ है, वो एक बार चाहें तो मुनाफा वसूल कर लें, क्योंकि काफ़ी रैली यहाँ पर आ चुकी है। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और हमारे पास अगला दर्शक जिन्होंने प्रश्न भेजा है वो परशुराम परशुराम सिंह जी हमारे साथ, जिन्होंने प्रश्न भेजा है। यस बैंक के 5000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और 16 रुपये के भाव पर इन्होंने ये शेयर लिए हुए हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए। और इनके ब्रेक इवन पर ही हैं, करीब 16-25 के आसपास चल रहा है और बीच में एक रैली यहाँ पर देखने को मिली थी। और अभी अगर हम देखें तो फिलहाल जो है सुस्ती थोड़ी सी देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले पूरे एक साल में देखें तो निश्चित रूप से यहाँ पर करीब 30% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। आप इन लेवल्स पे क्या करना चाहेंगे सर? ये ब्रेक इवन पर ही हैं। देखिए, वापस थोड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। 17 रुपए 50 पैसे तक लेवल दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी मैं कहूंगा कि 15 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस डाल के रखिए। उसके नीचे गया तो वापस से गिरावट में 11-12 रुपए जा सकता है, लेकिन वापस 17.50 तक आ सकता है। 17.50 के पास अगर ये लेवल्स आते हैं तो एक बार फिर से आपको याद करने की जहमत उठानी पड़ेगी। जी, चलिए उस बीच प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। प्रदीप जी नमस्कार। प्रदीप जी नमस्कार। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन प्रदीप जी का प्रश्न जरा स्क्रीन पर ले आइए ताकि उनका प्रश्न हम रवि जी के साथ डिस्कस कर लें। आवाज़ शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। और इन्होंने कहा है कि आईएक्स के शेयर इनके पास हैं, कुछ शेयर इन्होंने ले रखे हैं और इन्हें अगले 2 साल तक प्रदीप बहुगुणा जी इन्हें होल्ड करना चाहते हैं। और इनकी जो औसत कॉस्ट आ रही है वो करीब 132 रुपये के आसपास आ रही है और अब ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। लेकिन अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर एक खबर के चलते देखने को मिली थी आईएक्स के शेयर में। आज 1% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर आईएक्स का शेयर कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर एक्सचेंज को लेकर के, एक नए रेगुलेशन को लेकर के जो खबर आई थी उसके बाद से काफ़ी बुरी तरह टूटा था और एक महीने में करीब 16% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 132 की इनकी खरीद है और 130 का मौजूदा भाव है, तो ये इनको ज़्यादा नुकसान अभी कोई ख़ास नहीं हो रहा है। तो नज़रिया भी इनका 2 साल का है, क्या होल्ड करके रखना चाहिए अभी? देखिए, मैं यहाँ पर इनको एक राय दूंगा कि पहली बात है कि काफी, वैसे स्टॉक तो ठीक है, लेकिन इस समय जो उथल पुथल है उसमें आप थोड़ा सा फंस सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 118 115 के लेवल दिखा सकता है। 2 रुपए का नुकसान है, थोड़ा सा ऊपर 132 33 रुपए लगा के रखिए। निकल जाता है तो निकाल दीजिए,
और इस स्टॉक में अभी इन्वेस्टमेंट की राय नहीं होगी, थोड़ा इंतजार करिए। मुझे ऐसा लगता है ये सब सेटल डाउन हो जाने दीजिए। ये देखकर मत खरीदिए कि ये नीचे गिरा है मैं खरीद लूं, क्योंकि आप बिलीव करिएगा जिसने ये सोच के खरीदा वो हमेशा परेशान रहा है। इस स्टॉक को हिस्ट्री में मैं आपको बताता हूं, इस स्टॉक ने 320 रुपए का हाई बनाया था 19 अक्टूबर 2021 को। उसके बाद ये 200 रुपए तक स्टॉक आया, लोगों ने खरीदा। ये स्टॉक आया था 4 मार्च 2022 को। उसके बाद फिर आज 120 रुपए पे खड़ा, यानी 320 रुपए का स्टॉक आज 129 रुपए 30 रुपए खड़ा है। गिरावट का कोई तोड़ नहीं होता, बढ़त का कोई जोड़ नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है इस स्टॉक से इतनी वोलेटिलिटी के बाद गिरते हुए स्टॉक में अभी निवेश नहीं करना चाहिए। अभी निवेश नहीं करना चाहिए, ये फिलहाल राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए जरा आप अगले दर्शक का सवाल लेते हैं, और विनायक जी हैं, और विनायक जी का प्रश्न जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और विनायक जी ये जानना चाह रहे हैं कि इनके पास फेडरल बैंक के इन्होंने शेयर ले रखे हैं और 350 शेयर के इनके पास हैं इस समय, और इनकी जो खरीद का भाव है वो 140 रुपये है, और ये इन्होंने शायद 22 नवंबर के आसपास से इन्होंने लिया हुआ है, और ये जानना चाह रहे हैं अभी इन्हें क्या करना चाहिए इन लेवल्स के ऊपर। फेडरल बैंक सर, बैंकिंग सेक्टर में ये बैंक आपको कैसा लग रहा है? और आज भी हम देखें तो बैंकिंग शेयरों में थोड़ा सकारात्मक रुझान है। फेडरल बैंक हालांकि अभी भी फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 123 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी सर? अंडर परफॉर्म कर रहा है एक तरीके से, बाजार को देखें तो पिछले 1 महीने में करीब 2-2.25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा है। पिछले 6 महीने में देखें तो करीब 8.5-9% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए सर? मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर समय देना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक वापस अगर देखते हैं तो काफी अच्छी रैली दिखा चुका है, और 80 रुपए से स्टॉक दौड़ता हुआ 140 रुपए तक पहुंचा, 120-23 के पास है। थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए, मुझे लगता है कि थोड़ा समय देंगे तो वापस से इसमें अपवर्ड ट्रेंड डेवलप होगा, और इस बार जब चाल चलेगा तो 140 जैसे ही ब्रेक होगा तो 180 के टारगेट आएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा समय यहाँ पर दीजिए, जल्दबाजी मत करिए। अगर एवरेज करने की सोच रहे हैं, थोड़ा नया बाय करने की सोच रहे हैं, तो 104 और 108 के बीच के लेवल हैं, उनमें थोड़ा एवरेज भी जरूर करिएगा। और मुझे लगता है थोड़ा लंबा समय रखते हैं तो ये स्टॉक एक झटके में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। चलिए, तो रखे रहिए सर, अभी आप धैर्य रखिए, यहाँ पर आपको रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। इस बीच एक प्रश्न भेजा गया है विनीत कुलकर्णी जी की तरफ से, और विनीत कुलकर्णी जी ने हालांकि बहुत सारे प्रश्न भेज दिए हैं, लेकिन सर सारे प्रश्नों को शामिल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी पेटीएम पर जरा डिस्कस कर लेते हैं। पेटीएम के ऊपर ये कह रहे हैं कि मेरा लंबी अवधि का नज़रिया है, क्या करना चाहिए। लेकिन विनीत जी, जब भी सवाल भेजें तो किस भाव पर आपने लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है राय देते समय, कि आप नुकसान में हैं, प्रॉफिट में हैं, क्या स्थिति है आपकी, क्या नज़रिया है। हालांकि नज़रिया आपने बोला हुआ है कि आप लंबी अवधि के लिए जो है आपका नज़रिया है। सर, काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट यहाँ पर पॉजिटिव निकल करके आई हैं, और ख़ास तौर से BOFA की तरफ से जो रिपोर्ट आई, उसके बाद से हमने शेयर में अच्छी तेज़ी देखी है। 1 महीने के अंदर करीब 24% के आसपास का रिटर्न जो है पेटीएम के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। अभी कितना अपसाइड है, क्योंकि जो टारगेट प्राइस दिया गया था BOFA की तरफ से, उसके नज़दीक पहुँचता हुआ 885 का शायद, जो मुझे याद आ रहा है, शायद टारगेट था, और उसके आसपास ये ऑलरेडी पहुँच चुका है 872 के आसपास। तो अभी अगर लंबी अवधि के लिए रखना हो तो क्या रखा जा सकता है? फ्रेश बाइंग करनी हो तो भी क्या अभी इन लेवल्स पे आने के बाद, इतनी रिकवरी के बाद, अपसाइड बचा हुआ है इसमें? देखिए, जिन लोगों ने 600, 700, 800 पे भी खरीदा है, उनको 912 का हाई बन चुका है। मुझे लगता है कि अब वापस निकलना चाहिए, थोड़ा करेक्शन वापस आ सकता है, 850 और 750 के बीच के लेवल फिर से आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक जिन्होंने ऊपर खरीदा है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो अब उनको तो बने रहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इस समय इस स्टॉक में खरीदारी बिल्कुल नहीं बनती, और जिनके पास लोअर लेवल्स के हैं उनको एक बार एग्जिट जरूर करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मार्केट में फिर से मौका मिलेगा निचले स्तर पर खरीदने। ठीक, इस बीच जो है हमारे साथ अभिषेक जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अभिषेक जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार, नमस्कार। जी सर, कहाँ से बोल रहे हैं? हम आंध्र प्रदेश से बोल रहे हैं। ओह, आंध्र प्रदेश से बोल रहे हैं। कैसे लग रहे हैं जी, सर आपको मनी 9 के कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है जी। थैंक यू सर। और क्या करते हैं आप? हम आईटी सेक्टर में काम करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात सर। क्या पूछना चाह रहे हैं सर, क्या प्रश्न है आपका? मेरा सवाल था आईडीएफसी बैंक का। IDFC बैंक मैंने पे जी। जी आईडीएफसी के मैंने शेयर खरीदे थे 82.10 में, किस 500 शेयर। किस रेट पे लिए हुए सर आपने?
82.10। अच्छा अच्छा अच्छा, और नज़रिया क्या है? और लॉन्ग टर्म है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल भी रुक सकते हैं, ऐसा कोई अच्छा, बात नहीं है क्या? 1 डेढ़ साल 2 साल आराम से आप रुक सकते हैं। तो अभी जी तो आप अच्छे बिल्कुल। प्रॉफिट में हैं। 82 पे आपने जी शायद आपने बताया आपने लिए हुए हैं। जी अभी जी। 106 का भाव देखने को मिल रहा है। लेकिन पूछते हैं यहाँ पर क्या अगले 1.5 साल के लिए 2 साल के लिए क्या आउटलुक है आईडीएफसी के ऊपर? सर आईडीएफसी के शेयर यहाँ पर इन्होंने लिए हुए हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि इन लेवल्स पे अब 2 साल का इनका नज़रिया है तो क्या करना चाहिए? अभी अगर हम देखें तो 106 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और पिछले 1 महीने में काफ़ी अच्छा मूव भी यहाँ पर देखने को मिला। 16-17% के आसपास शेयर में तेज़ी देखने को मिली है। 6 महीने में करीब 27% के आसपास, 26% के आसपास की रैली रही। अभी रुकना चाहिए सर? बिल्कुल रुकना चाहिए। 30% की ग्रोथ स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पे आने वाले 2 सालों में। 15 से 16% ईयरली कॉस्ट बैठता है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल जल्दबाजी ना करें। और अच्छा है कि इन्होंने बहुत सुलझा हुआ निवेश किया है। बिल्कुल आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो अच्छा है, ग्रोथ स्ट्रक्चर आपको इसमें मिलेगा। और जो आप सेविंग में पैसा बैंक में रखने वाले हैं, वो अगर इस पे भी रखते हैं तो आपको यहाँ से 15% ईयरली जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी बन सकती है। तो बेहतर निवेश है, रुके रहना चाहिए। बेहतर निवेश है, रुके रहना चाहिए, यही आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है लेकिन उन्होंने जो यूट्यूब आईडी हमें बनाई हुई है वो उन्होंने बनाई है बैचलर लाइफ इन गुवाहाटी के नाम से। चलिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर इनका प्रश्न ये है सुजलॉन एनर्जी के नाम पे, सुजलॉन एनर्जी पे इनका प्रश्न है कि इसे अभी होल्ड करें या फिर सेल कर दें। आपने भी सर अपना ये भाव नहीं बताया किस लेवल पे आपने लिए हुए हैं। सुजलॉन में काफ़ी शानदार रैली एक देखने को मिली नतीजों के बाद से ही, लेकिन अब वो वापस रिवर्स होती हुई दिखाई दे रही है और पिछले 2-3 दिन में अच्छी खासा करेक्शन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 5 दिन में करीब 6% के आसपास ये शेयर टूटा है, लेकिन चला भी बहुत शानदार तरीके से था। तो सर अब इतनी गिरावट के बावजूद जो 6-7% की गिरावट देखने को मिली है 2-4 दिन के अंदर, उसके बावजूद अगर 1 महीने में देखें हम तो करीब 50% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। लगातार हम सर्किट लगते देख रहे थे सुजलॉन एनर्जी के अंदर, बहुत रुलाया भी है इस शेयर ने और उसके बाद ये रैली देखने को मिली है। अब जिन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है क्या एक बार मुनाफा बांध लें अपना? 100% बांध लेना चाहिए, क्योंकि जो सफर है वो अब नीचे का शुरू हुआ है और वापस से 10 रुपए का लक्ष्य आ सकता है। तो बिल्कुल निकलना चाहिए। निकल जाइए सर। आपका जो भी नाम हो सर, बैचलर लाइफ इन गुवाहाटी जी, आप जो है यहाँ पर मिल रहा है मुनाफा ले जाइए, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत सारे मुनाफे क्या मूलधन भी इसमें जा चुके हैं। तो एक अच्छी रैली आई, आपने उसका फ़ायदा उठाया, अब एक बार मुनाफा बुक कर लीजिए अपना। चलिए इस बीच जो है विकास जी का प्रश्न आया है और साथ साथ योगी जी कह रहे हैं विपुल जी, रवि जी और मई 9 की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी, बहुत अच्छा लगता है आप नियमित रूप से कार्यक्रम देखते हैं, अपनी टिप्पणी भेजते रहते हैं। विकास जी कह रहे हैं कि सर क्या ये सही समय है आरवीएनएल, अशोक लेलैंड और हैवेल्स को लेने का? तो सबसे पहले तो आरवीएनएल पे बातचीत कर लेते हैं। आरवीएनएल पे सर आज एक खबर आई और जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी गिरावट भी देखने को मिली है। आरवीएनएल पे खबर ये है कि रशिया के साथ इनका एक रशिया की कंपनी के साथ एक टाई अप हुआ था और उसको लेकर के काफ़ी बुलिश भी थे। करीब शायद कई सारी ट्रेनों को लेकर के ये टाई अप हुआ था, वो डील शायद इनकी कैंसिल हो गई है। तो ये सूत्रों के हवाले से कई जगहों पर ये खबरें मीडिया में चल रही हैं और उसका असर हम देख रहे हैं कि 2-3% के आसपास की गिरावट आज आरवीएनएल में देखने को मिल रही है। तो इस पर क्लैरिटी अभी हो सकता है कि और ज़्यादा अभी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अभी क्या करना चाहिए सर? और इन इन स्तरों पे क्या अभी भी खरीदारी की जा सकती है या काफ़ी रैली आ चुकी है, एक बार मुनाफा बुक करना चाहिए? देखिए, सबसे मेरा पहला रूल यही है कि जब भी किसी स्टॉक में कंट्रोवर्सी शुरू हो, उसको तुरंत थैंक यू कर देना चाहिए। और आपके सामने एग्जांपल है, मैं एक स्टॉक अभी नाम लेना चाहूंगा, रिसेंट 2-1 दिन में काफी तेजी से आपको न्यूज देखने को मिली है, वो है इस समय आईएफएल सिक्योरिटीज। तो वो तो चॉइस आपकी है, लेकिन अगर ऐसी न्यूज कुछ भी हो तो आपको एग्जिट होना चाहिए। अब आरबीएनएल में देखिए, यहाँ पे अगर याद हो विपुल जी, तो हमने टारगेट इसका जो रखा था वो अपसाइड के हिसाब से देखें तो 130-140 के लक्ष्य मिले। मेरे को लगता है सफिशिएंट प्रॉफिट एक बार बुक करना चाहिए। करेक्शन पे 105-108 के लेवल आ सकते हैं और उन लेवल्स पर आता है तो फिर से वापस दौड़ लगाएंगे, बाय करेंगे अच्छी जगह पे। बस विपुल जी को आप मत छोड़िए, अगर आपने विपुल जी को छोड़ दिया तो अपने पोर्टफोलियो का प्रॉफिट भी आप छोड़ देंगे। तो अरे मुझे सर लगता है कि ये बने रहिए,
मनी 9 के प्रोग्राम को फॉलो करिए, अच्छे स्टॉक्स बाय करिए, कंट्रोवर्सी से दूर रहिए, कंट्रोवर्सी में सिर्फ नुकसान होता है। तो विवादों से दूर रहिए सर। आप लेना चाह रहे हैं तो अभी मत लीजिए, करेक्शन हो रहा है, हो जाने दीजिए। 105 के आसपास आए तो एंट्री कर सकते हैं। अशोक लेलैंड और हैवेल्स पे भी इनका सवाल है। अशोक लेलैंड पे सर हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज हाउसेस की कॉल पॉजिटिव आ रही हैं, और हमारे कार्यक्रम में भी जो तमाम एक्सपर्ट आ रहे हैं वो भी काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। क्या आप भी बुलिश हैं अशोक लेलैंड पे? करंट लेवल पे क्या खरीदारी की जा सकती है? अच्छी खासी रैली आ चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि अशोक लेलैंड और हैवेल्स पे भी इनका प्रश्न है कि ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अशोक लेलैंड की बात कर रहे हैं, 170 के पास लेवल चल रहा है, 169.55 इस समय करंट मार्केट प्राइस है। 25.5% एक साल में, 7% एक महीने में, एक वीक में 8.5%, 3 साल में 206% जब चल जाए स्टॉक, तो फिर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ट्रेन बहुत तेज चल रही है, चढ़ने में गिर सकते हैं। मुझे लगता है अब थोड़ा सा यहाँ पर वेट करिए, वापस से 155 160 के आसपास के लेवल आएंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा बनेगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, 190 200 के टारगेट आएंगे, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड भी तो एक चीज है, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप स्टॉक अच्छा लेंगे लेकिन रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। दूसरा स्टॉक आपने हैवेल्स बोला, देखिए इस स्टॉक में भी बड़ी अच्छी रैली देखने को मिल चुकी है। सबसे बड़ी बात है ये रैली नंबर्स के दम पर यहाँ पर ज्यादा देखने को मिली, लेकिन आज अभी 1 2 3 दिन 4 दिन में थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। 1250 से 1300 के लेवल आ सकते हैं, यानी कि कम से कम 1.5 से 2% का करेक्शन इमीडिएट बेसिस पे और 5% का करेक्शन आने वाले टाइम पे मिल सकता है। तो थोड़ा इंतजार करते हैं, फिर स्टॉक बाय करेंगे। तो सर ये जो तीनों शेयर आपने चुने हुए हैं, कंपनियां अच्छी हैं तीनों, और इनमें से कई आरवीएनएल तो रवि जी ने भी रिकमेंड किया था, लेकिन अब अच्छी खासी रैली ऑलरेडी आ चुकी है, तो बिल्कुल एकदम पीक पे लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। अशोक लेलैंड में भी यहाँ पर कई सारे लक्ष्य वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैवेल्स में भी अच्छी रैली आ चुकी, थोड़ा करेक्ट हो जाने दीजिए, थोड़ा नीचे आ जाए फिर एंट्री कीजिए। बिल्कुल पीक पे जो है फ्रेश एंट्री करने से आपको नुकसान हो सकता है। चलिए विकास जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी प्रश्न पूछने के लिए। और अब जरा अनिल कुमार जी का प्रश्न ले लेते हैं, और अनिल कुमार जी का जो प्रश्न है वो ये है कि आयशर मोटर्स के इन्होंने 30 शेयर और एमएनएम के इन्होंने 70 शेयर लिए हुए हैं। भाव इन्होंने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि दोनों स्टॉक्स में डबल प्रॉफिट में है, दोनों को होल्ड करूं या किसी एक में इन्वेस्ट करूं, प्लीज़ सजेस्ट विच इज़ बेटर। तो ये इनका प्रश्न है कि दोनों में ही इनको जो है, इनको जो मुनाफा हो रहा है वो दोगुना इनका हो चुका है, शेयर प्राइस डबल हो चुका है। अब ये कह रहे हैं कि दोनों में बने रहें या फिर एक से निकल जाएं और बाकी पैसे भी दूसरे में डाल दें। ये इनका प्रश्न है सर। आयशर मोटर और एमएनएम दोनों में इनके पैसे हो गए डबल अभी, और ऑटो सेक्टर में रैली आपको तेज़ी दिखाई दे रही है, और ख़ासतौर से आयशर मोटर्स में, क्योंकि अब बरसात मानसून का मौसम भी आने वाला है। आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल विपुल जी, आपने सही कहा, जल्दबाज किसी और स्टॉक में शिफ्ट होने की जरूरत नहीं, डाइवर्सिफाई रहने दीजिए पोर्टफोलियो को। आपका पैसा डबल हो चुका है, और मैं कहूंगा कि जल्दी आपका पैसा 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी स्टॉक से निकलने की जरूरत नहीं है, पड़ा रहने दीजिए। अगर निकलना है तो एक बार 3800 के आसपास लेवल आते हैं आयशर मोटर में, तब वहां पर कॉल लीजिए, वहां पर पूछिए। दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो जब तक 1600 1650 के लेवल नहीं आते तब तक अभी जल्दबाजी मत करिए, उन लेवल्स पर एक बार रीचेक जरूर लीजिए। ठीक, तो अभी सर धैर्य रखिए। जब इतना धैर्य रखा है, पैसे 2 गुने हो गए हैं आपके, तो 3 गुने हो जाएं, 4 गुने हो जाएं, अभी बने रहिए, ये आपके लिए फ़िलहाल सलाह है। और हाँ, जब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, उतार चढ़ाव ज़्यादा कभी देखने को मिले, कोई खबर आ जाए, तो हमसे दोबारा प्रश्न पूछ लीजिएगा। रवि जैसे एक्सपर्ट जो है वो आपको सही सलाह देंगे। चलिए इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, जो कई सारे दर्शक हमारे साथ पहली बार भी जुड़ रहे होंगे, तो तरीका हमसे जुड़ने का है क्या, और आप सीधे भी रवि से प्रश्न पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, 9311211874। जी हाँ, इसी दूरभाष क्रमांक पर आपको व्हाट्सएप करना है हमें। सवाल थोड़ा विस्तार पूर्वक लिखिए, जैसे कि कितने शेयर आपने ले रखे हैं, कौन सी कंपनी के शेयर ले रखे हैं, किस भाव पर ले रखे हैं, और आपका खुद का नज़रिया क्या है। ये आपने निवेश के लिए लिया हुआ है, कोई ट्रेड आप कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड है, तो भी अगर आप हमें डिटेल में बताएंगे तो ही सही रणनीति रवि जी आपको विस्तार पूर्वक बता पाएंगे। तो अपने प्रश्न भेजते रहिए, और हमारा प्रयास रहेगा इसी कार्यक्रम में आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए।
चलिए अब जरा कुछ एक दर्शकों के सवाल लें उससे पहले सर, बहुत सारे शेयर ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ एक खबरें निकल करके आती हैं और उन खबरों के चलते वहाँ पर सकारात्मक या नकारात्मक रुझान देखने को मिलता है, और ऐसे ही कुछ शेयरों को जरा हम लेकर के आते हैं और उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए ये रवि जी से समझते हैं। तो आज का पहला शेयर जिस पर कि अब हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है HDFC म्यूचुअल फंड। जी हाँ, यहाँ पर अर्बन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी जो है वो बेच दी है, लेकिन इतनी बड़ी हिस्सेदारी बेचने के बावजूद, जो कि डिस्काउंट पे बेची गई है, 10.2% हिस्सा बेचा गया है 1873 रुपये प्रति शेयर के भाव पर, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है देखने को मिली है, और जो हिस्सा बेचा गया है वो 4083 करोड़ रुपए में हिस्सा बेचा गया है। लेकिन अच्छी तेज़ी हो सकता है कि या तो जिन्होंने खरीदा है उनका नाम अभी सामने नहीं आया है, तो या तो कोई नए निवेशक की, बड़ी निवेशक की एंट्री हुई है इस वजह से, या रवि जी आपके पास कोई अपडेट हो इस बारे में। अभी HDFC म्यूचुअल फंड कैसे आप देख रहे हैं? यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है, और इस तरह की जब खबरें आती हैं तो क्या रणनीति होनी चाहिए? AMC सेक्टर के लिए अभी बहुत सारी अच्छी खबरें बहुत कम आ रही हैं, वहाँ काफ़ी सारी खबरें जो सेबी की तरफ से रेगुलेशन लग रहे हैं वो ज़्यादातर दबाव ही लाने वाले हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। आपने बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात कही। मैं थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करता हूँ, लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ किसका कि ऐसा देखिए, जब भी किसी स्टॉक में ये न्यूज आती है कि कोई अपना स्टेक सेल कर रहा है, शेयर बेचे जा रहे हैं, तो हमेशा गिरावट होती है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि आपको ये उल्टा दिख रहा है, और उसका रीजन ये है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हिस्सा बेचने की वजह से 4000 करोड़ जो है वो इमीडिएटली बेसिस पे इनको मिल जाएंगे। और इस समय चूंकि जो फंड की रिक्वायरमेंट है, जो खास तौर से इस तरीके से जो पैसे आते हैं उसका यूटिलाइजेशन सही हो पाएगा, और इसी वजह से आप अगर इसके कंपैरिजन में देखते हैं, चाहे UTI देखें या फिर अदर म्यूचुअल फंड स्टॉक्स को देखें, तो उनमें निपॉन है, उन सब में उतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। और इस समय ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के लिए यहाँ पर फंड का इंफ्यूजन करना जरूरी है। और सब दूसरी बात जो विपुल जी ने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेक यहाँ पर कौन खरीद रहा है उसका भी स्पेकुलेशन हो रहा है। तो ओवरऑल अच्छा ये है कि लिक्विडिटी यहाँ पर भर भर के आ चुकी है, तो उसका फायदा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब आप अच्छे से अंदाजा लगा पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे कि इस न्यूज का पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा है नेगेटिव इंपैक्ट से। अब टारगेट की बात कर लें तो 2200 के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, अच्छी जगह एंट्री करिए, फायदा उठाइए। तो यहाँ पर जो है जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, 2200 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं और वो आई है सर, आप जिस क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है, IIFL सिक्योरिटीज़ को लेकर के खबर आई है। और यहाँ पर खबर ये है कि सेबी ने कंपनी को 2 साल तक अब नए ग्राहक जोड़ने पर बैन लगा दिया है, और ये कहा गया है कि जो ग्राहकों के फंड थे उनको जो है खुद के निवेश में लगाया गया है, उनके फंड का दुरुपयोग किया गया है, ये आरोप लगाए गए हैं। और ये काफ़ी पुराना मामला है जिसको लेकर के फैसला कल आया है, और इस आदेश के बाद हमने देखा एक समय तो करीब 16, 17, 18% तक शेयर टूट गया था। अब जो है थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर हम देख रहे हैं, लोअर लेवल से देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो दबाव शेयर में देखने को मिल रहा है। अभी क्या सलाह रहेगी सर इन लेवल्स के ऊपर? जो लोग बने हुए हैं क्या करना चाहिए? रिकवरी है लोअर लेवल से। देखिए विपुल जी, अभी मैं पॉजिटिव न्यूज और नेगेटिव न्यूज की बात कर रहा था। अब सबसे बड़ी बात है कि IIFL सिक्योरिटीज का जो ये मामला है ये है 2011, 12, 13 के बीच का। बिल्कुल। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि फैसला अब आया है, यानी इतने दिन इंक्वायरी करने के बाद सेबी ने यहाँ पर डिसीजन लिया है, और डिसीजन में ये बोल दिया कि आप यहाँ पर अब नए 2 साल तक क्लाइंट नहीं जोड़ सकते। जब इस कंपटीशन के दौर पे जब इंडस्ट्री ग्रो कर रही हो और आप क्लाइंट ही नहीं जोड़ सकते, यानी कि आप अपना प्रोडक्ट किसको बेचेंगे जब क्लाइंट नहीं जोड़ सकते, तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट आपको मार्केट में पीछे ले जाएंगे, और वही यहाँ पर इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि फिलहाल इस स्टॉक में कंट्रोवर्सी वापस स्टार्ट, जो मैं कह रहा था अभी, आपको याद हो कि मैं पिछले स्टॉक में भी रिकमेंडेशन में कहा था कि इस तरीके की न्यूज हो तो आप अपने 2 ट्रेन में चल रहे हैं। एक ट्रेन जो है वो थोड़ी सी रुक रुक के चल रही है, ऊपर से आगे न्यूज है कि जिस साइड से ये रूट ले रही है उस साइड से थोड़ी खराबी आ सकती है, बारिश ज्यादा हो रही है, मौसम खराब है, तो दूसरी ट्रेन बदल लीजिए। और दूसरी ट्रेन बदलना है जिस समय
₹60 का स्टॉक चल रहा है, बैंकिंग स्टॉक में ही मूव कर जाइए। अभी हमने चर्चा करी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, उस पर मूव कर जाइए। आईडीएफसी की चर्चा करी, उस पर मूव कर जाइए। तो मुझे लगता है वो स्टॉक पे सवारी कर लीजिए। जब इसका सेटल डाउन हो जाएगा तब देखेंगे कि 2 साल तक अगर सेल्स प्रोस्पेक्ट देखते हैं तो मुझे लगता है कि 40-45 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है और बड़ी गिरावट आगे आने वाले समय में आ सकती है। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने एक चीज जरूर पॉजिटिव है कि आईएफएल ने यहाँ पर सैट को पे अपनी कंप्लेन जरूर दर्ज कराई है, चैलेंज करेंगे इस ऑर्डर को। लेकिन इन सब कंट्रोवर्सी से इन्वेस्टर को क्या, अपना पैसा बचाइए, जहां निवेश की अपॉर्चुनिटी है वहां जाइए, पैसा बनाइए। और इस तरीके की जब चीजें कंट्रोवर्सी हो तो थोड़ा डिस्टेंस बनाना ज्यादा अच्छा हो। तो जहाँ विवाद हो उससे दूर रहिए। आपका पैसा बड़ी मेहनत से आपने कमाया हुआ है, तो अगर आपके पास ये शेयर हैं निकल जाइए। गिरावट गहरा भी सकती है, ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो, काफ़ी बड़ी गिरावट आज देखने को मिली है। 14% अभी भी नीचे है, लेकिन अभी गिरावट और गहरा सकती है, इसलिए यहाँ से दूर रहने की ही सलाह है अगर किसी के पास पहले से है तो। और अगर आपके पास नहीं है और लेना चाह रहे हैं, अभी बिल्कुल कतई मत लीजिए। चलिए, इस बीच जो है अगले जो है शेयर पर आते हैं। यहाँ पर ब्लू स्टार को लगाते हैं और कंज्यूमर ड्यूरेबल लगातार जो है वो हम देख रहे हैं खबरों में बना हुआ है। आज यहाँ पे खबर ये है कि कंपनी का जो शेयर है वो एक्स बोनस हुआ है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम ब्लू स्टार में आता हुआ दिखाई दिया है। ये आपको बता दें, बोनस का जो ऐलान हुआ था 1:1 का बोनस का ऐलान किया गया था और आज ये एक्स बोनस हुआ है। शेयर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है सर। ब्लू स्टार जिस सेक्टर में है वो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है इस समय, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे गर्मी को लेकर के। और ब्लू स्टार अपने क्षेत्र में एक तरीके से अग्रणी कंपनियों में से है। अभी आप कैसे देख रहे हैं सर? अच्छी रैली यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है शेयर, 790 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ। अभी और अपसाइड बचा हुआ है सर यहाँ पे? मुझे तो लगता है बिल्कुल जी, अभी इसका अपसाइड यहाँ से 100-125 का बचा हुआ है, यानी 920-930 के लक्ष्य आ सकते हैं। बस गर्मी ऐसी जिस तरीके से हो रही है वो बहुत ही इस समय मेरे ख्याल से परेशानी वाली बात है, और उसका सीधा फायदा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इस तरीके की कंपनीज को मिल रहा है। डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है, पावर की डिमांड भी बढ़ रही है, तो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पे स्टॉक चल रहा है। तो बिल्कुल टारगेट जो है वो 920 का रखना चाहिए। 920 का रखना चाहिए। यहाँ पर 920 के लक्ष्य के साथ अभी भी इन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। तो अभी हमने जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो अंबर इंटरप्राइज पे बात हुई, अब यहाँ पर बातचीत हो रही है। और अगर आपको पूरे कंज्यूमर ड्यूरेबल पैक पर बातचीत सुननी है तो हमारा फार्मूला गुरु इस बार का जो पिछले हफ्ते का है वो अवश्य देखिए। रवि सर के साथ काफ़ी डिटेल में हमने पूरे सेक्टर को लेकर के बातचीत की है। किन कंपनियों में खरीदारी करनी चाहिए, क्यों, कौन सी कंपनियाँ अच्छी हैं, बुरी हैं, इसको लेकर के। और रवि जी के पसंदीदा शेयर भी उसमें आपको मिल जाएंगे, तो वो आप चर्चा सुन सकते हैं। इस बीच जरा अगले शेयर पर बातचीत कर लेते हैं। और आईटीआई लिमिटेड पर जो है खबर आई हुई है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा। आईटीआई पे खबर ये है कि कंपनी ने सीडॉट और टीसीआईएल के साथ एक एमओयू किया है। और ये जो एमओयू किया गया है वो जो स्मार्ट सिटीज़ होंगी वहाँ पर जो नए उत्पाद होंगे, खासतौर से टेलीफोनिक सेवाएं देने के लिए, उसको बनाने की और सेवाएं देने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। और इस समझौते के तहत आईटीआई इसमें मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर होगा। तो ये तमाम जो कंपनियां हैं, 3 कंपनियों की जो एमओयू बन रहे हैं, उसमें इनका काम मैन्युफैक्चरिंग का होगा, सर्विसेज देने का काम दूसरी कंपनी का होगा। इस तरीके से ये टाइप हुआ है। और इस खबर के चलते आज हम देख रहे थे कि सुबह से ही 3% से ज़्यादा की तेज़ी आईटीआई लिमिटेड में देखने को मिल रही थी। और अभी अगर हम बात करें तो भी हम देख रहे हैं कि आईटीआई में मजबूती का रुझान अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है सर। करीब 3% अभी भी तेज है, 112 के आसपास चल रहा है। और अभी क्या सलाह देंगे सर आप आईटीआई को लेकर के? खबर के चलते मोमेंटम है, ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा आगे भी? बिल्कुल जी, मैं इस पे एक बात और ऐड करना चाहूंगा। जी आज जब आपने मुझसे स्टॉक की लिस्ट मांगी थी तो उसमें आईटीआई भी है, तो मैं समझता हूँ एक कॉल मैं यहाँ पर ओपन कर दूं अगर आपकी परमिशन। बिल्कुल बिल्कुल सर, कर दीजिए जी सर। जी। आप आज मैंने 3 स्टॉक्स यहाँ पर सजेस्ट किए थे, उसमें से एक जो है वो है आईटीआई, और जिसे मैंने टारगेट दिया है 125 का। तो 105 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस पे मौका है, न्यूज का तड़का और अच्छी खासी न्यूज खोज के आप ले आए। मैं आपको बताऊं, आज सरप्राइज हूं कि मैं जब इस न्यूज को सर्च करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे बहुत डिटेल नहीं मिल पाई, लेकिन धन्यवाद विपुल जी कि आपकी टीम ने इतना बढ़िया काम किया और न्यूज को आपने डिकोड कर दिया। तो मैंने डिकोड करने से, अब डिकोड से पैसे कैसे बनेंगे वो भी बता दिया है। तो आज का 3 स्टॉक में से पहला स्टॉक मैंने खोल दिया है, बाकी
प्रोग्राम में बने रहिए, लास्ट में लेते हैं। बाकी के 2 शेयर कार्यक्रम के अंत तक दर्शक हमारे बने रहेंगे तो उनको बाकी के 2 शेयर मिल जाएंगे और ये लक्ष्य यहाँ पर 125 रुपए के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। खबर आपको बताई गई, खबर का विश्लेषण रवि जी ने किया और ये भी बताया कि इस खबर का इम्पैक्ट और वैसे भी चार्ट्स पर भी को देखते हुए इस खबर में अभी अभी इस कंपनी में खरीदारी के मौके बन रहे हैं। 125 रुपए के लक्ष्य के साथ यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। तो ये यहाँ पर फिलहाल राय निकल करके आती हुई 105 का एक स्टॉप लॉस अवश्य लगा लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग लक्ष्य पर ध्यान देते हैं और स्टॉप लॉस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो 105 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह है। और कोई शेयर जरा स्क्रीन पर अगर लेकर के आइए, अगर यहाँ पर कुछ एक खबरें हो तो। और खबरें यहाँ पर निकल के आइए कॉन्कॉर में। अच्छा, कॉन्कॉर में सर यहाँ पर कोटक ने जो है इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ जो है उसने शेयर को डाउनग्रेड किया है और यहाँ पर कंपनी की रेटिंग जो है वो रेड्यूस से घटा करके सेल कर दी है और इसके चलते हम देख रहे हैं करीब 5% के आसपास की गिरावट कॉन्कॉर के शेयर में देखने को मिल रही है। अभी अगर हम देखें तो इस शेयर के अंदर जो दबाव देखने को मिल रहा है वो करीब 4% के आसपास का है। 635 का स्तर यहाँ पर देखने को अभी मिल रहा है। इस शेयर ने भी सर पिछले 1 महीने में पूरा अंडर परफॉर्म ही किया है। करीब 1.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 4-5 दिन में भी करीब 3-4% टूटा है ये। अभी क्या करना चाहिए सर? 6 महीने में 15% टूटा है। तो अभी कंटेनर कॉर्पोरेशन को लेकर के ऐसा क्या है कि जो नेगेटिव रेटिंग दी गई है, आप कैसे देख रहे हैं फंडामेंटली इस कंपनी को? देखिए, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का सीधा सीधा असर पड़ता है। मैं एक इसी में एक कंपैरिजन भी बता देता हूँ। इस समय कॉनकॉर, डिलीवरी और एजिस और ऑल लॉजिस्टिक, ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि सेम सेक्टर में, सेम फील्ड में वर्कआउट करती हैं, लेकिन कॉनकॉर के यहाँ पर जो है वो ऑर्डर्स थोड़े से कम हुए हैं, उसका भी इम्पैक्ट है और जिस हिसाब से फंडामेंटल डेवलपमेंट हो रहा है वो असर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर जाते हैं तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग जो है वो कॉनकॉर से कम करी है, दूसरे पीएसयू स्टॉक्स में बढ़ाई है। तो इस वजह से भी दबाव दिख रहा है, फंडामेंटल असर भी दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा दबाव और रहेगा और एक बार 550 के लक्ष्य तक ये स्टॉक गिर सकता है। तो अगर आप इस काउंटर में बने हैं तो अभी मूव कर लीजिए, आपके पास ऑप्शन है। आप डिलीवरी को चले जाइए क्योंकि वो इससे आधा स्टॉक है, 389-90 रुपए के स्टॉक चल रहा है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ है, उस पर आप जा सकते हैं अगर इसी सेक्टर में रहना है। नहीं तो एजिस लॉजिस्टिक को आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन कॉनकॉर से आपको थोड़ी सी डिस्टेंस बनानी चाहिए। तो कॉनकॉर से थोड़ी दूरी बना करके आप चलिए, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। इस बीच जरा सुनीता जी ने प्रश्न भेजा है, विनीता जी ने माफ़ कीजिएगा प्रश्न भेजा है। जरा उनका प्रश्न लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या प्रश्न भेजा गया है। और यहाँ पर प्रश्न भेजा गया है, ये विनीता नहीं है, विनीत हैं, जो है विनीत कुलकर्णी, इनका नाम जरा सही कर लीजिए। और विनीत कुलकर्णी जी के कई सारे प्रश्न जो है वो लगातार भेज रहे हैं और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सर मॉनसून स्टॉक सजेस्ट कर दीजिए 4 महीने के लिए। साथ ही साथ उनका एक और प्रश्न भी डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहे हैं एविएशन इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर भारत में कैसा है और इंडिगो एयरलाइंस लॉन्ग टर्म में कैसी लग रही है, किस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। तो एक तो मॉनसून को लेकर के इनका एक सवाल है सर कि मॉनसून को ध्यान में रखते हुए कहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। दूसरा एविएशन इंडस्ट्री, सर ये सेक्टर ऐसा है कि दुनिया में कहीं पर भी बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा कभी। हाँ, समय के अनुसार स्थितियाँ परिस्थितियों के आधार पे जो है शेयर में तेज़ी और मंदी चलती रहती है। अभी चूँकि गो फर्स्ट की उड़ानें नहीं भर पा रही हैं तो उसका फ़ायदा मिल रहा है, कंपनी ने टिकट के किराए बढ़ा दिए हैं और उसका भी फ़ायदा मिल रहा है। तो आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल एविएशन इंडस्ट्री पे आपका आउटलुक, और मॉनसून पे कोई अगर 1-2 शेयर आप इनको रेकमेंड बताना चाहें तो? देखिए, आपने बिल्कुल जी बहुत अच्छी बात कही है और इन्वेस्टर को इस बात को बहुत सीरियसली ध्यान से लेना चाहिए। पहली बात है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का बिजनेस है, छुट्टियां चल रही हैं जून जुलाई की और अभी भी ओवरऑल यहाँ पर जो है वो मार्केट में ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा डाउन रहता है बहुत ज्यादा। मैं हमेशा कहता हूँ टिकट का इस्तेमाल करिए, फ्लाइट पे चढ़िए, उतर जाइए। अगर ये स्ट्रैटेजी आप स्टॉक में अपनाएंगे तो आप बेनिफिट रह सकते हैं, यानी कि खरीदारी करिए लेकिन थोड़ा दिन के लिए करिए। जैसे कि अप्रैल मई जून जुलाई ये थोड़े से बढ़ने वाले स्टॉक्स होते हैं, इस सीजन में बढ़त देखने को मिलती है। लेकिन अब जुलाई से छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो वापिस आपको सेल ऑफ भी देखने को मिलेगा, टिकट्स की मारामारी खत्म हो जाएगी, कंपटीशन का फायदा भी यहाँ पे था। तो 2500 और 2600 के बीच मुनाफा वसूली का दौर आता है। तो मुझे लगता है कि सीजनल स्टॉक पे सीजनल ट्रेड करें, ज्यादा अच्छा है। बट वही है
कि जितना फ्लाइट की टिकट पे आप खर्च कर रहे हैं उतना ही उसी टाइप की स्ट्रैटेजी अपनाइए कि इन्वेस्ट करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत बनाइए, शॉर्ट टर्म रखिए और अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। दूसरा सवाल आपका था कि यहाँ पर कुछ सीजनल स्टॉक हम लोग दे दें। मेरे ख्याल से शायद हम सीजनल स्टॉक की चर्चा कर रहे थे, इससे पहले हमने ब्लू स्टार की बिल्कुल। अंबर की। तो मुझे लगता है कि प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम में आपको वो स्टॉक्स भी मिलेंगे। और ITI की तो 3 स्टॉक्स तो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, बाकी 2 स्टॉक प्रोग्राम के अंत में मिलेंगे। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए सर, मिल जाएंगे आपको। जो आपकी मनोकामना है वो जल्दी पूर्ण होने वाली है। आज के सर चुन चुन के शेयर कौन से हैं जो कि आप चुन चुन करके लाए हैं शानदार रिसर्च के जरिए, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जब विपुल जी ऐसी बात होती है तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को ऐसे शेयर मिलने चाहिए जिसपे कि वो शॉर्ट टर्म निवेश करे तो भी बेनिफिट मिल सके, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाए तो बहुत ही बेनिफिट मिल सके। ऐसे 3 स्टॉक्स लाया था। एक स्टॉक आपने ओपन कर दिया, ITI, जिसे मैंने बाय की रिकमेंडेशन दी है। पहला टारगेट 125 का है, जो कि इमीडिएट बेसिस पे आपको देखने को मिल सकता है 105 के स्टॉप लॉस से। दूसरा स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्री, 216 215 जो करंट लेवल चल रहे हैं यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 230 और 250 ये 2 लक्ष्य हैं। 230 इमीडिएट बेसिस पे, लॉन्ग टर्म पे 250, तो यहाँ पर इसको आप बाय करके चल सकते हैं। और तीसरा, जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही, पावर की डिमांड बढ़ रही है, वैसे में KPIT ग्रीन एनर्जी 700 रुपए का शेयर है और 850 और 900 के लक्ष्य दिखा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, आप इसको भी बाय करके चल सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और चमक बढ़ाएं। तो निश्चित रूप से चमक बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई देगी मुनाफे की। और जरा एक बार फिर से, अगर आपने स्टॉप लॉस और टारगेट नोट नहीं किया है तो एक एक करके जरा फिर से जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। तो ITI में खरीदारी की सलाह दी गई है, 111.12 पे चल रहा है। 105 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए आप, और यहाँ पर 125 रुपये के लक्ष्य निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज का दूसरा शेयर जो पसंद आ रहा है वो आ रहा है एक्साइड इंडस्ट्रीज़, और ये पूरे क्षेत्र में ही हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 230 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। एक 7 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस आपको दिया गया है 210 रुपये का, उसका आप अवश्य ध्यान रखें। इसके अलावा तीसरा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो तीसरी कंपनी है वो है KPI ग्रीन एनर्जी, 698। सर यहाँ पर आपने लक्ष्य क्या दिया है सर? जी, KPIT का लक्ष्य मैंने दिया है 700 रुपए तो चल रहा है, 698 700 रुपए चल रहा है, 850 का लक्ष्य। 850, ये यहाँ पर इसको जो सा करेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पर 850 रुपये के लक्ष्य के साथ जो है खरीदारी की सलाह है। यहाँ पर अभी 18 रुपये नीचे जो है आपको एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। ये अब सही होकर के आ गया आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं 850 रुपये के लक्ष्य के साथ अभी करीब 700 के आसपास, यानी करीब 150 रुपये का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपको 680 रुपये का लगाना है। और जैसा कि रवि जी ने कहा कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म का लक्ष्य दिए गए हैं, लेकिन जो लोग मध्यम अवधि हैं, लंबी अवधि का नज़रिया रख करके निवेश करना चाहते हैं वो भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली ये तीनों कंपनियां काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। रवि जी, जब भी आप आते हैं बहुत अच्छा लगता है सर, और हर हफ्ते जो है हमारे दर्शकों को आपके जो ज्ञान है शेयर बाज़ार का वो काफ़ी कुछ सिखाता है। ऐसे ही समय समय पर अपना महत्वपूर्ण समय देते रहिए हमारे दर्शकों को। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी, मेरे क्लाइंट्स को ऐसे सजेशन गए हैं, लेकिन मेरे पर्सनल कोई भी होल्डिंग इन स्टॉक्स पे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।